सीनियर्स भी हैंडल नहीं कर पाए। सांची ने गायत्री देवी अपनी पुश्तैनी हाथ के गायब होने से आग बबूला थी, लेकिन सांची भी इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसने चोरी नहीं की। बोलो कहाँ छुपाया है मेरा हाथ, वरना पुलिस बुलाऊंगी मैं, तुम्हें जेल भेजूंगी और तुम्हारा ये सारा घमंड तोड़ दूंगी। सांची ने समझाते हुए कहा, मम्मी जी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो वो हाथ देखा तक नहीं। जौहरी ने मुझे जो बॉक्स दिया था वो मैंने रख दिया था, फिर मुझे नहीं पता वो कैसे गायब हुआ। तो तुम कहना चाहती हो कि जौहरी ने हाथ छुपाया? वो इतने सालों से हमारे लिए काम कर रहा है, आज तक कोई सामान का हेरफेर नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे हाथ लगते ही हार गायब। अपनी चोरी किसी और के सर पर डालना चाहती हो? तभी हॉल में भारी कदमों की आवाज गूंजी। अभिराज जैसे ही अंदर आया, गायत्री देवी ने उसे देखते ही सांची की शिकायत शुरू कर दी। अभिराज देखो इस लड़की की हिम्मत, मेरे पुश्तैनी हाथ को चुराया और अब सफाई दे रही है। ऐसी चोर बहू लाए हो तुम, ये लड़की तो हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ये सुनकर सांची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने होंठ खींच लिए। आज तक किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। अभिराज ने सांची की ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, माँ आप बिना सबूत की सांची पर इल्जाम मत लगाइए, और वो आपका हाथ क्यों चुराएगी? अभिराज का जवाब सुनकर गायत्री देवी हैरान रह गई, और सिर्फ वो ही नहीं, सांची और रिया भी हैरानी से अभिराज को देख रही थी। सांची को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभिराज उसके लिए स्टैंड ले रहा था, लेकिन अभिराज तो किसी भी तरह सांची को इस घर में रखना चाहता था। अगर सांची जेल गई तो उसका काम कैसे पूरा होगा? गायत्री देवी गुस्से से चिल्लाई, अभिराज तू इस चोरी का साथ दे रहा है? ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां जिन्होंने बाप के घर में पैसा ही नहीं देखा, वो तो चोरी करेंगी ही ना। ये सुनकर सांची गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आदिति अपनी मॉम को समझाते हुए बोली, मॉम अभी सही तो कह रहा है, आप बिना सबूत के कैसे सांची पर इल्जाम लगा सकती हैं? वो इस घर की बहू है, जो हार उसे ही मिलने वाला है, वो उसकी चोरी क्यों करेगी? तभी रिया आगे आई और उसने मीठी आवाज में कहा, हाँ आंटी शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सांची तो अभिराज की पसंद है ना, वो ऐसी लड़की नहीं हो सकती। क्यों ना हम सबके कमरे की तलाशी ले लें, इससे सच सबके सामने आ जाएगा। रिया की बात सुनकर गायत्री देवी की भुएं तन गई और उन्होंने हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा, अभी कोई घर से बाहर नहीं गया है, हार चोरी हुआ है तो इसी घर में कहीं है, सबके कमरे की तलाशी लेना ही सही होगा। जी आंटी आप चाहें तो पहले मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। तुम कपूर्स की बेटी हो, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत? उन्होंने फिर सांची की तरफ घृणा भरी नजरों से देखा और तंज कसते हुए आगे बोली, कुछ मिडिल क्लास गरीब लोगों की तरह थोड़ी हो तुम, जिन्होंने जीवन में ऐसे गहने ही नहीं देखे। उनकी जली कटी बातों से सांची के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप सबसे पहले मेरे ही कमरे की तलाशी ले लीजिए। गायत्री देवी ने घूरते हुए सांची को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कहकर तुम अपना क्राइम छिपा लोगी? तलाशी तो होकर ही रहेगी। गायत्री देवी बाकी सबके साथ सांची और अभिराज के कमरे की तलाशी लेने लगी। उन्होंने सांची के सारे कपड़े जमीन पर बिखेर दिए। जैसे जैसे वो कमरे के सामान तलाश रही थी, वैसे वैसे न जाने क्यों सांची का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी अनहोनी की आशंका उसके मन में गहराने लगी। तभी रिया आगे बढ़ी और गायत्री देवी की हेल्प करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि सांची ने हाथ चुराया है आंटी। उसने टेबल से सांची का पर्स उठाया और कहा, अब तो बस यही बचा है। ये कहकर उसने पर्स बिस्तर पर पलट दिया और तब हार बिस्तर पर गिरा और सांची की आंखें फटी की फटी रह गई और रिया चिल्लाई, आंटी आपका हार! ऐसा कैसे हो सकता है? सांची ने सच में हाथ चुराया? आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। गायत्री देवी ने तुरंत बिस्तर से वही हीरे मोती से जड़ा पुश्तैनी हार उठाया और चिल्लाते हुए बोली, देखा मैंने कहा था इस चोरटी ने मेरा हाथ चुराया है, मेरा शक सही था। सांची का तो सर चकराने लगा। वो हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हार आपके कमरे में रखा था, मेरे पास में ये कैसे आया? जरूर है किसी की साजिश। उसका इतना ही कहना था कि गायत्री ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बेशरम, एक तो चोरी करती है, ऊपर से किसी पर ब्लेम डालना चाहती हो? कौन करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश? हाँ भिखारन कहीं की, पता नहीं मेरे बेटे की क्या मजबूरी थी जो तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। सांची का सर भन्ना गया। अपने गाल पर हाथ रखकर उसने बड़ी बड़ी हैरत भरी आंखों से गायत्री देवी की तरफ देखा, फिर अदिति और अभिराज की तरफ जो उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। उनका शक उसे और नीचा दिखा रहा था। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो सर झुकाने को तैयार नहीं थी और मुट्ठियां भींचते हुए बोली, मैंने सच में हार नहीं चुराया, मुझे नहीं पता ये कैसे मेरे पास आ गया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अदिति दी आप तो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिया ने भी सांची का साथ देते हुए कहा, हाँ हो सकता है सांची ने गलती से हार अपने पर्स में रख लिया हो, ऑफिस से आई थी, थकी हुई होगी, अनजाने में ध्यान नहीं दिया होगा। गायत्री देवी बोली, रिया तुम ऐसी लड़कियों को जानती नहीं हो, ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाकर अपना मायका भरती हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सुनकर सांची के होश उड़ गए। गायत्री ने अपने फोन में पुलिस का नंबर डायल किया ही था कि तभी अभिराज ने गायत्री देवी का हाथ पकड़ लिया। मॉम रुकिए। सांची को लगा कि शायद अभिराज को उस पर भरोसा है, लेकिन अभिराज ने आगे जो कहा उससे उसकी सारी उम्मीद टूट गई। मॉम पुलिस को बुलाने से सांची का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सबरवाल खानदान का नाम जरूर खराब होगा। आप क्या चाहती हैं कि लोग बातें करें कि इस घर की बहुत चोर है? ये सुनकर गायत्री देवी रुक गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा अब भी सुलग रहा था। फिर क्या करें, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। अभिराज ने गहरी आवाज में कहा, मॉम आप इसे जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, लेकिन बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, रमेश घर के सारे नौकरों को एक हफ्ते की छुट्टी दे दो, उन्हें सैलरी पूरी मिलेगी, लेकिन उन सब के हिस्से का काम ये लड़की करेगी। झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, एवरीथिंग। कल से सारा काम ये लड़की करेगी। अब सांची कुछ बोलने ही वाली थी कि गायत्री देवी ने तीखे स्वर में कहा, और हाँ अगर कोई काम अधूरा रह गया तो याद रखना तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर उन्हें भी बताऊंगी कि क्या सिखाकर भेजा है उन्होंने अपनी बेटी को। सांची ने हैरानी से गायत्री देवी की तरफ देखा। उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया था, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इतनी बड़ी सजा, और वो भी बिना किसी कसूर के। क्या किसी को उस पर यकीन नहीं था? उसकी आंखें भर आई, पर उसने आंसू नहीं बहाए। नहीं, वो नहीं टूटेगी और झुकेगी भी नहीं। वो इस घर की बहू बनकर आई थी और किसी भी कीमत पर खुद को सही साबित करके रहेगी।
गायत्री देवी, रिया और बाकी सब कमरे से बाहर निकल चुके थे और सांची अपमान के सागर में डूबी हुई अब भी वहीं खड़ी थी। तभी सदे कदमों से अभिराज उसकी ओर बढ़ा तो सांची ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चोरी की है? लेकिन अभिराज ने उसकी आंखों में देखे बिना ही अपनी जेब से एक छोटा कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बेरुखी से कहा, फ्रैंकली तुम जैसे लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। इस कार्ड से तुम जितना चाहे खर्च करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे टुच्चे काम करके मेरी इज्जत की नीलामी मत करो। डू यू अंडरस्टैंड? भले ही तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सबकी नजरों में तुम मेरी बीवी हो। अभिराज सबरवाल की, डोंट फॉरगेट दैट। जब सांची ने कार्ड नहीं लिया तो अभिराज ने बिस्तर पर कार्ड फेंक दिया और वहां से चला गया। सांची की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने जल्दी से उसे पूछ दिया, मुझे कैसे भी करके ये साबित करना ही होगा कि वो हार मैंने नहीं चुराया, लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? कौन है वो जो मुझे टारगेट कर रहा है? उन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुए सांची बेड पर लेट गए। आज तक उसके आत्मसम्मान को ऐसे ठेस नहीं पहुंची थी जैसे आज हुआ था। चोरी का इल्जाम उसके सीने में आग की तरह जल रहा था, लेकिन अभी वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी, इसलिए गायत्री देवी की दी हुई सजा तो उसे भुगतनी थी। मैं माँ पापा को परेशान नहीं कर सकती, उन्हें पता चला तो वो टूट जाएंगे। एक हफ्ते की बात है, मैं कर लूंगी सब मैनेज। अगली सुबह सांची 4 बजे ही उठ गई। उसने पूरे घर की साफ सफाई की, पोछा लगाया और नाश्ता और लंच की तैयारी की। उसके एक हाथ में पट्टी बंधी थी, इसलिए काम करना मुश्किल हो रहा था। तभी किचन में गायत्री देवी की आवाज गूंजी, समझदार हो, वैसे ये काम सूट करता है तुम्हें? मेड बनने के ही लायक हो तुम। सबका नाश्ता चाय तैयार है ना? सांची ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन बोली, बस एक बार वो इंसान मेरे हाथ लग जाए जिसकी वजह से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, फिर मैं सबकी पोती बंद करती हूँ। और ये जो प्यारी सासू माँ जुर्मधारी है ना, इनकी तो एक्स्ट्रा केयर करूंगी मैं। आज जब तेज मिर्ची वाला खाना खाएंगी ना, तब मजा आएगा। सांची ने सबके लिए नाश्ता लगाया और चाय लेकर टेबल पर बैठने वाली थी, तभी गायत्री देवी ने तंज कसते हुए कहा, हमारे यहाँ नौकर मालिकों के साथ नहीं बैठते। ये सुनकर सांची रुक गई। तभी अदिति बोली, मॉम प्लीज। सांची तुम मेरे पास बैठो, जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सांची हल्के से मुस्कुराई और अदिति के बगल में बैठ गई। तभी गायत्री देवी बोली, तुम ऑफिस जाओगी तो लंच कौन बनाएगा? सांची ने जवाब में कहा, लंच ऑलरेडी तैयार है, बस रोटियां बनानी होंगी, वो महाराज जी कर देंगे। ये सुनकर गायत्री देवी कुछ कहने ही वाली थी, तभी रिया ने कहा, वाह सांची, तुम तो एक्सपर्ट हो, इतना सब कर लिया वो भी इतने कम टाइम में। तभी अभिराज बाहर आया और सांची के बगल में बैठ गया। ये देखकर रिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली, लेकिन गायत्री देवी नाराजगी से बोली, इनके घरों में नौकर नहीं होते ना, सारा काम खुद करते हैं, इसलिए तो वैसे भी नौकरों वाले काम की आदत है। ये सुनकर सांची ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। थोड़ी देर बाद सब काम निपटाकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी कोई कोलीग उससे बात नहीं करने आया था। शाम तक उसने स्टोर रूम का सारा काम खत्म कर दिया तो राहुल हैरानी से बोला, तुमने सच में कंप्लीट कर दिया? सीरियसली गर्ल, ये काम तो जूनियर्स तक डालते हैं और तुमने अकेले कर दिया, वेरी गुड। सांची ने हल्के से सर झुकाया और फिर लैपटॉप पर डेटा एंट्री करते हुए कहा, मेहनत से किया जाए तो काम खत्म होने में वक्त नहीं लगता। वाओ सांची, आई एम इम्प्रेस्ड। राहुल ने तारीफ की तो सांची मुस्कुरा उठी। तभी उर्मिला कमरे में आई और एक फाइल सांची के डेस्क पर फेंकते हुए कहा, ये काम खत्म हो जाए तो रीड दिस फाइल, यू विल हैंडल दिस केस। राहुल ने जब फाइल में नाम पढ़ा तो हैरान रह गया। उर्मिला मैम, ये तो शरद यादव का केस है ना? ये केस तो सीनियर्स भी हैंडल नहीं कर पाए, सांची ने तो अभी ज्वाइन किया है, वो कैसे करेगी? उर्मिला ने घूरते हुए उसे देखा और बोली, राहुल तुम यहाँ गप्पे मारने आए हो या काम करने? राहुल ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, सॉरी मैडम, कहकर वो स्टोर रूम से बाहर चला गया। वहीं सांची फाइल को देखने लगी। ऐसा क्या था इस फाइल में कि सीनियर्स तक हैंडल नहीं कर पाए? क्या ये केस हैंडल कर पाएगी सांची? क्या वो पता कर पाएगी कि किसने फंसाया उसे चोरी के इल्जाम में? और क्या होगा उसके और अभिराज के साथ? ये जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सबरवाल लॉ फर्म के स्टोर रूम में सांची ने शरद यादव की केस फाइल उठाई। राहुल के मुताबिक ये इस फर्म का सबसे पेचीदा केस था। सांची ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। शरद यादव 65 साल का बुजुर्ग आदमी जो दिल्ली के बाहरी इलाके में अपनी पुश्तैनी मकान को बेचने से इनकार कर रहा था। डीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो लॉ फर्म की क्लाइंट थी, उन्होंने इस इलाके के सारे मकान खरीद लिए थे, लेकिन शरद यादव का मकान प्रोजेक्ट के बीच में अड़ंगा डाल रहा था। फाइल में लिखा था कि शरद ने पैसे के ऑफर्स और कई धमकियां मिलने के बावजूद हार नहीं मानी। ये केस तो वाकई पेचीदा है, लेकिन वो इतनी अच्छी डील मिलने के बावजूद घर क्यों नहीं बेचना चाहते? अब ये तो कल उनसे मिलकर ही पता चलेगा। इधर उर्मिला अभिराज के सामने खड़ी थी। सर, आपने जैसा कहा शरद यादव वाला केस सांची को दे दिया है, बट आई डोंट थिंक वो कर पाएगी। ये सुनकर अभिराज ने गंभीर आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो ये केस हैंडल न कर पाए। इधर सांची ने फाइल के कुछ पन्ने कॉपी किए और अपने बैग में डाल दिए। फिर वो ऑफिस से निकली और मैंशन की ओर निकल पड़ी। रास्ते में वो ऑटो वाले से बोली, क्या भैया जरा जल्दी चलाओ ना, मुझे 7 बजे से पहले घर पहुंचना है। ऑटो वाला ये सुनकर झुंझला गया, अरे मैडम ये ऑटो है, रॉकेट नहीं, इतनी ही स्पीड से चलती है। आपको ज्यादा जल्दी है तो मैं क्या करूँ? सांची मुंह बनाकर बोली, अरे भैया जल्दी तो रहेगी ना, वो मेरी सास है ना, टीवी सीरियल की वैम्प है। सुबह काम करके ऑफिस जाओ और वापस आकर सब काम निपटाओ। हम बहुओं की जिंदगी में बस रोना ही लिखा है। ऑटो ड्राइवर ने हामी भरते हुए कहा, बात तो सही है मैडम, लेकिन आदमी का भी टेंशन कम नहीं है। अब मुझे देख लो ना, सुबह से ऑटो चलाता हूँ और रात को थोड़ा सा पौवा क्या घटका, बीवी तो गले लग जाती है। सांची ने घूरते हुए ऑटो वाले को देखा जो इस कंपटीशन के लिए रेडी था कि किसकी हालत ज्यादा खराब है, आदमी की या औरत की। खैर सांची 7:15 बजे तक मैंशन पहुंच गए। तभी उसने देखा कि अदिति गाड़ी में बैठी है। उसने अदिति के पास जाकर पूछा, दी आप कहाँ जा रही हैं? अदिति ने पलटकर सांची की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो सोनोग्राफी और रेगुलर चेकअप है। सांची ने गाड़ी के अंदर झांका तो सिर्फ ड्राइवर था। आप अकेले जा रही हो, मैं साथ चलूं? अदिति ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सांची, वैभव ऑफिस से निकल गए हैं, वो मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिल जाएंगे और अभी भी आने वाला है। ये सुनकर सांची मुस्कुराई, ठीक है दी। अदिति के जाने के बाद सांची मन ही मन बोली, दिया और जीजू में कितना प्यार है ना,
ऐसी किस्मत सबकी कहाँ। यही सोचते हुए सांची अंदर आई और फटाफट से कपड़े चेंज करके शाम के खाने की तैयारी करने लगी। तभी रिया वहाँ आई तो सांची ने पूछा, रिया तुम्हें कुछ चाहिए? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं, इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी। मैं जब से आई हूँ हमारे बीच ठीक से बात ही नहीं हुई। ये सुनकर सांची मन ही मन बोली, हाँ क्योंकि जब से आई हूँ मेरे लिए मुसीबत बन गई हो, पहले कॉफी फिर चोरी। ये सब सोचते हुए अचानक सांची के दिमाग में एक ख्याल कौन था, कहीं सबके पीछे रिया तो नहीं। उसने रिया से कहा, हाँ ठीक कह रही हो, हमारी बात ही नहीं हुई। रिया ने अपने लिए ग्लास में जूस निकाला और सांची के पास खड़े होकर बोली, वैसे सांची क्या वेरी लकी, अभिराज मिला है तुम्हें। पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती थी उस पर, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। सांची मन ही मन बुदबुदाई, लकी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस अखड़ू से शादी करके। हालांकि अपने ख्याल छुपाते हुए उसने रिया से पूछा, तुम भी अभिराज के साथ कॉलेज में थी? हाँ, मैं अभिराज की जूनियर थी और फिर उसने मेरे ही डैड के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दी। तब से हम दोनों काफी करीब आ गए। ये कहते हुए रिया ने सांची के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन सांची तो रोटी बनाने में मस्त थी। जैसे रिया की बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो रिया ने आगे पूछा, सांची तुम्हारी और अभिराज की शादी कैसे हुई? रोटी बेलते हुए सांची के हाथ रुक गए। उसने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा और बोली, ये अपने दोस्त से पूछेगा, वैसे इंटरेस्टिंग कहानी है। वो खुद ही मुझसे शादी करने के लिए इतने उतावले थे कि जरा भी इंतजार नहीं किया। ये सुनकर रिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस एक पल में बदल गए, लेकिन दूसरे ही पल वो नॉर्मल थी, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रिया उठकर वहां से चली गई, लेकिन सांची को शादी के दिन की घटनाएं याद आने लगी। अभिराज ने किसी न किसी मकसद से ही मुझसे शादी की है, और वो मकसद तभी पूरा होता जब साहिल से शादी नहीं होती। तो क्या साहिल को गायब करवाने में अभिराज का हाथ है? ये ख्याल आते ही सांची को घबराहट महसूस होने लगी। साहिल जाने कैसी सिचुएशन में होगा, अगर वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया और किसी मुसीबत में फंस गया हो तो? सांची ने तुरंत अपनी सहेली शिवानी को कॉल किया। शिवानी न्यूज रिपोर्टर थी और उसके कुछ कनेक्शंस थे जो सांची के काम आ सकते थे। कॉल कनेक्ट होते ही शिवानी बोली, कहाँ गायब है तू? तेरी शादी में नहीं आई तो बात भी नहीं करेगी क्या? ये सुनकर सांची ने उसे शादी के दिन का पूरा किस्सा सुनाया और सीरियस होकर कहा, शिवानी प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे साहिल के बारे में पता लगवाना है। वो अचानक शादी वाले दिन गायब कैसे हो गया? शिवानी भी हैरत में थी, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। सांची, मैं एक डिटेक्टिव को जानती हूँ, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन सच में तेरी शादी अभिराज सबरवाल से हुई है? ओह माय गॉड, ही इज वेरी डैशिंग एंड डेंजरस टू। जानती है, क्रिमिनल्स की जो वाट लगाता है ना वो। ये सुनकर सांची धीरे से बोली, हाँ, और मेरी लाइफ की भी वाट लगा रखी है। तू प्लीज उस डिटेक्टिव से बात करके मुझे कॉल करोगे? कॉल डिस्कनेक्ट करके सांची अपने कमरे में आई और लेट गई। उसका हाथ भी बहुत दर्द कर रहा था। उसने पट्टी खोली और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने लगी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और अभिराज अंदर आया। उसे देखकर भी सांची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अभिराज सांची के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सांची, कल तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी, तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाना है। ये सुनकर सांची के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, इतना मेहरबान क्यों है? कहीं ये मेरा चेकअप इसलिए तो नहीं करवा रहा कि बाद में मेरे बॉडी पार्ट्स बेच सके? सांची ने नाम में सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं करवाना कोई मेडिकल चेकअप। और तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी मिस्टर सबरवाल? तुम तो मुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानते हो ना? ये कहकर सांची उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन अभिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनजाने में ही उसने वही हाथ पकड़ा जहां घाव था। सांची दर्द से करहा उठी और हाथ छुड़ाने की हड़बड़ी में उसका पैर मैट पर फिसला और वो बस गिरने ही वाली थी कि अभिराज ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। अभिराज के हाथों की गर्माहट सांची को अपने बदन पर महसूस हो रही थी, लेकिन अगले ही पल जैसे अभिराज को होश आया, उसने झटके से सांची को दूर कर दिया। तब सांची ने गुस्से में कहा, मुझसे दूर रहो तुम, तुम्हारी अचानक की हमदर्दी मेरे गले नहीं उतर रही। अभिराज ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। सांची, तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ में घाव है और तुम बेहोश भी हो गई थी। एक बार फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सांची ने अभिराज से नजरें फेर ली। तुम्हारा एटीट्यूड मेरी समझ के परे है। एक तरफ मुझसे नफरत करते हो और दूसरी तरफ सिंपैथी दिखाते हो। डिसाइड कर लो तुम चाहते क्या हो। तभी अभिराज सख्ती से बोला, कल सुबह 9 बजे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर तुम रेडी नहीं हुई तो मैं उसी हालत में तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर सांची ने जिद भरी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभिराज की भौएं तन गई। उसने सांची की ओर झुककर धमकी भरी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बड़े पापा के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दूंगा। तुम क्या चाहती हो, वो जेल चले जाए? ये सुनकर सांची का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते स्वर में बोली, तुम इतने नीचे गिर सकते हो? तभी अभिराज सख्ती से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कल सुबह तैयार रहना। ये कहकर अभिराज कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दीवार के ही पास छिपी रिया बाहर आई। वो दरवाजे के पास छिपकर सब कुछ सुन रही थी। तो इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। क्या अभिराज के पास सांची के बड़े पापा के खिलाफ कोई सबूत है? शायद इसी वजह से सांची ने अभिराज से शादी कर ली। लेकिन अभिराज का सांची से शादी के पीछे का क्या मकसद है? मुझे सच का पता लगाने के लिए सांची के बड़े पापा की वो फाइल ढूंढनी होगी। वहीं दूसरी ओर अभिराज जैसे ही बाहर निकला, उसे आज शाम की हॉस्पिटल विजिट याद आने लगी। आज अभिराज अपनी बहन अदिति और जीजाजी वैभव के साथ हॉस्पिटल में था। अदिति की सोनोग्राफी करवाई जा रही थी। तब डॉक्टर ने उन्हें साइड में बुलाकर कहा, अदिति की प्रेगनेंसी काफी डेलिकेट है। मैंने आपको प्रेगनेंसी के वक्त ही वार्न किया था, लेकिन अदिति मानी ही नहीं। अब 3 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन उसका यूट्रस वॉल बहुत कमजोर है। स्ट्रेस या शॉक से मिसकैरेज हो सकता है।
देखिए, डिलीवरी तक पूरा रेस्ट और इमोशनली स्टेबल एनवायरनमेंट जरूरी है। ये सुनकर अभिराज की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और वो अदिति की चिंता में डूब गया। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। उसे सुरक्षित रखने के लिए सांची का इस घर में रहना जरूरी है। क्या कनेक्शन था सांची का अदिति की हेल्थ से? क्यों शादी की थी अभिराज ने उससे? रिया का क्या